रही। देखिए, पार्शली वक्ती तौर पे आप कह सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ नौयत ताल्लुकात की कुछ मुख्तलिफ है और यूएई के साथ कुछ मुख्तलिफ है। तो आप अगर माजी में देखें तो ये दोनों मुल्क ऐसे हैं जिनके लिए पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन की हुई है, इनके दिफा के लिए, इनकी आर्म फोर्सेस ट्रेन करने के लिए, इनकी एयरलाइंस ट्रेन करने के लिए, इनके दिफाई अदारे बनाने के लिए बहुत काम किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद आज दुनिया में अगर कोई चीज हावी है तो वो अपने मफादात हैं, और इन मुल्कों के माशी मफादात बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये तेल की इकॉनमी से निकल के तो इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा इनको मार्केट्स चाहिए, और इंडिया एक बड़ी मार्केट है, वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे पैसे या तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके साथ सियासी ताल्लुकात और दिफाई वगैरह मुख्तलिफ चीजें, उनमें भी आपको कुछ ताल्लुक बढ़ाना पड़ेगा, वरना तो सिर्फ एक चीज के ऊपर ताल्लुक कायम नहीं रह सकता। अब आप देखिए कि हमारे ऊपर फौकियत दी यूएई ने, जब आर्टिकल 370 इंडिया ने खत्म किया, और वहां पे फौरन ही यूएई के एम्बेसडर ने कहा कि ये जनाब इंडिया का अंदरूनी मसला, बावजूद इसके कि पाकिस्तान का स्टांस मुख्तलिफ और यूनाइटेड नेशन की करारदादें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद यूएई के एम्बेसडर ने दोबारा वो अपने ना तो बयान वापस लिया और बल्कि उस पर कायम रहे। नतीजा ये है कि पाकिस्तान के ऊपर भारत को फौकियत दे दी, और हमारा स्टांस, हमारा मेनली जो मसला है वो कश्मीर का ही है, भारत के साथ दुश्मनी भी इसी चीज पे चलती है, तो उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। ठीक है, हमने भी उनका, अब आपको याद होगा कि जब यमन में हमने नहीं साथ दिया था तो वो बड़े तलमलाए थे, यूएई ने बड़े सख्त बयान दिए थे, लेकिन यह है कि हमने अपना मफाद देखा, और मैं समझता हूँ कि हमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। यमन की जंग आज नजर आ रहा है कि एक नाकाम जंग है, और दोनों मुल्कों ने, यूएई ने और सऊदी अरेबिया ने, बड़ा नुकसान किया है वहां पे, और हमारा फैसला था ये, आज उनका फैसला था, उन्होंने फौकियत दी। लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ चूंकि ताल्लुकात मुख्तलिफ हैं, वहां पे हमारे फोर्सेस भी मौजूद हैं, उनको ट्रेनिंग भी हम करते हैं, वो लाजमन कुछ न कुछ अपने दिफाई ताल्लुकात जो है वो इस्तवार करेंगे। भारत के साथ भी कुछ लोग जाएंगे उनके ट्रेनिंग के लिए वहां पे, हो सकता है कोई जॉइंट एक्सरसाइज वगैरह भी करें, लेकिन टोटली कहना कि पाकिस्तान से हटके वो भारत को गले लगा लेंगे, ये काफी मुश्किल भी है, और अगर कोई करे तो बड़ा वक्त चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान की फौज जो वहां पे है, वो दिफा, सऊदी अरेबिया का दिफा जो है वो उसको अपना एक मजहबी फरीजा समझती है, जो दुनिया में और कोई मुल्क नहीं समझेगा, और ये हमारे लोग जो है वो उसको एक सादत समझते हैं। लिहाजा वहां पे आप ये कह लीजिए कि एक बेलौस किस्म का आपका ताल्लुक है, जो उनको सिर्फ यहीं से मिलता है, पाकिस्तान से। तो बाकी यह है कि हमारी इकोनॉमी की वजह से थोड़ा उनका एक मदद रही है, और वो उनका एक, आप कह लीजिए कि उनकी तरफ हमारा पलड़ा झुका रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी के मामले में बेहतर करे तो हमारी फॉरेन पॉलिसी और भी आजाद हो सकती है। तो ये पार्शली उनकी स्टेटमेंट दुरुस्त है कि सऊदी अरेबिया के मामले में तो ठीक है फिलहाल, लेकिन नॉट यूएई। और आपने देखा उन्होंने हमारा वीजा वगैरह भी बंद किया है। अब वो झूठ बोल रहे हैं कि कोविड की वजह से किया, कोविड तो इंडिया में सारा, इंडिया में भी ज्यादा है। एक्चुअली उन्होंने सिक्योरिटी की वजह से किया है कि तमाम वो मुल्क 12-13 इस्लामी मुल्क जहां इजराइल के खिलाफ बड़ी नफरत है और बड़ा क्रिटिसिज्म किया जाता है उसको रिकॉग्नाइज करने पे, उन मुल्कों को उन्होंने बंद किया ताकि उनके लोग आके यहाँ पे कोई हंगामा ना कर दें, कोई ऐसी सूरत ना पैदा कर दें कि जिससे उनको इजराइल के आगे सामने कुछ सुबकी हो, उनको कुछ शर्मिंदगी उठा। तो ये वजह है, और उसी वजह से हम पाकिस्तानी जो है वो आज उनके स्टेटमेंट को, लेकिन ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत को गले लगा लिया जाएगा, पाकिस्तान को एक साइड पर रख दिया जाएगा। यूएई के मामले में वाज़ेह नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन आसिफ भाई चौकता साहब, जितना कुछ हो रहा है हमें उस पर आंखें बंद रखने की जरूरत नहीं है। हम जब तक एक खुशफहमी में मुब्तला रहेंगे, मुश्किल होगा हमारे लिए बाकी टास्क को परफॉर्म करना। ये बात दुरुस्त है शाह साहब की जो वो कह रहे हैं? पहली बात तो शाह साहब को एसओपी के तहत मास्क सही लगाना चाहिए था, उनका मास्क नाक से नीचे था, पहले तो खिलाफवर्जी ये थी। दूसरी ये कि बिल्कुल सही कहा शाह महमूद साहब ने कि पाकिस्तान मुतबादिल नहीं है भारत का, क्योंकि भारत ही असल में अब ऑप्शन है मिडल ईस्ट में, यूएई में भी और सऊदी अरब में। जनरल साहब ने जो कुछ कहा मैं तस्लीम करता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त है, उसका मैं तर्जुमा नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत ये है कि किंग अब्दुल्ला ने जब पहली बार मोदी को
आला 3 ने इजाज़ दिया था, उस वक्त हमने बात की थी, मैंने लिखा भी था कि ये बहुत बड़ा टर्न है, बहुत बड़ा यू टर्न है डिप्लोमेसी में मिडिल ईस्ट की, और मिडिल ईस्ट इंचिंग टुवर्ड्स इंडिया। उस वक्त लोगों ने बहुत इतराज़ किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बात खुलती गई, साफ़ होती गई। फिर पहला यमन हुआ, उस वक्त हमने मुखालफत की फ़ौज भेजने की। दूसरा यमन हुआ, हमने मुखालफत की और यूएई के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आपको पछताना पड़ेगा। हमें पछताना पड़ा, बिल्कुल पछताना पड़ा हमको। फिर जनरल साहब ने कहा कि तो माशी मसाइल, बिल्कुल माशी इंटरेस्ट इस वक्त सबसे बालातर है। हिंदुस्तान $100 अरब का इन्वेस्टमेंट कर रहा है ऑयल रिफाइनरीज में महाराष्ट्र में, और कुछ कर रहा है वेस्ट बंगाल में, और ये 50% जो इसकी प्रोडक्शन है वो जाएगी सीधी इंडियन मार्केट को, और बाकी 50% जो है वो और ऑप्शन होगी कि अगर इंडियंस लेना चाहें तो ले लें, वरना हम मार्केट में बेच देंगे। तो बहुत इजी और बहुत शानदार इंडिया के लिए मौके हैं ये। दूसरे कल्चर रेवोल्यूशन आ रहा है, एक सकाफती रेवोल्यूशन आ रहा है सऊदी अरब में। अगर आप देखें, ड्रेस से लेकर थिएटर तक, और थिएटर से लेकर स्टेज शो तक, और वहाँ पर इंडियंस बहुत जा रहे हैं। अब इंडियंस बहुत जा रहे हैं। आमिर खान गए हैं, सलमान खान गए, वहाँ पर डांसेज हुए हैं स्टेज के ऊपर, और बिल्कुल शानदार तकरीबात हुई है, टिकट लगाया उसके ऊपर, उससे आमदनी भी हुई है। स्क्रीन से लगाए हैं वहाँ, नए अमरीकी कंपनियाँ स्क्रीन से लगा रही हैं, कि मतलब सिनेमा हाउसेस खोल रही हैं, बड़े वाले सिनेमा हाउसेस। तो एक वो कल्चर जो बहुत करीब है इंडिया के, हमसे ज़्यादा करीब, हम उसके इतने करीब नहीं हैं। फिर ये कि हमें बार बार तंबी करना, हमें बार बार धुतकार देना, मैं तो ये कहूँगा हमें कश्मीर के मसले पर कहना भाई अपने घर जाएं, आप अपना काम करें। OIC का इजलास नहीं बुलाना, जिद करना नहीं बुलाएंगे हम OIC का इजलास, और फिर जब मलाइशिया और तुर्की से बात करें, कि वही बात है कि हमें अपनी आंखें बंद नहीं करके रखनी चाहिए, और आंखों देखी मक्खी हजम करना ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हमें खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हम इस खुशफहमी में पहले ही मुब्तला रहे हैं और नुकसान उठाया है हमने। अगर हमने पहले भी बहुत नुकसान उठाया, जैसे कि नासिर चौथाई साहब ने फरमाया, और हमने ये भी देखा कि हम इंडियन ट्रेड, इंडियन इन्वेस्टमेंट का मुवाजना करें तो पाकिस्तान उससे बहुत पीछे है। दुबई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडियंस की, और इसके हवाले से आपको पता होगा माजी में एक तवील रिपोर्ट भी आई थी कि किस किस्म की उनकी रिहाइशगाहें, उनके विलास, और वो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। हमें करना क्या होगा मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की तरफ? हम इसी खुशफहमी में रहें कि नहीं हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये इंपॉर्टेंट तब होता अगर ये बात यूएई और सऊदी अरब वाले कहते। अगर उनके मुंह से वो ये कहते कि पाकिस्तान हमारा बहुत करीब है, हमारा दोस्त है, उसका कोई मुतबादिल नहीं, फिर तो इसमें कोई वजन था। ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात है। टू बी ऑनेस्ट, जो हालात हैं वो मेरे सीनियर कोलीग्स ने बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये सारा सिलसिला शुरू हुआ यमन की जंग से। ये कोई आज का सिलसिला नहीं है, ये यमन की जंग से शुरू हुआ, जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पाबंदी लगा दी कि पाकिस्तान की फौज नहीं जाएगी, और वैसे भी हमारी फौज वहां पे जाना भी नहीं था उन्होंने। तो उस वक्त से वो लोग इस ताक में बैठे हुए थे। उनको पता था कि अब हमने किसी और एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना है, दूसरी जानिब देखना है। तो भारत बार बार फिर उनको ऑफर्स करता रहा, यहां तक कि भारत ने जाके उनको दिफा के हवाले से बहुत ज्यादा ऑफर्स की, और उन्होंने कहा कि हम यूएई के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आपके लिए डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आपको अमेरिकन से इजाजत लेनी पड़ेगी। इसमें इसराइल भी ऑन बोर्ड था, जिसकी वजह से भारत के ताल्लुकात ईरान के साथ भी मुतासिर हुए। आपने देखा होगा कि ईरान ने भारत को चाबहार के मंसूबे से अलहदा कर दिया। तो भारत को भी पता था कि अगर इस रीजन के अंदर कहीं पे पैसा है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट है, तो वो मिडिल ईस्ट की रियासतें, चाहे वो यूएई होगी या सऊदी अरब हो गया, और वो अमेरिका के भी करीब हैं और इसराइल के भी करीब हैं। तो इस वजह से भारत ऑटोमेटिकली उनका नेचुरल अलाय बन गया है। अब जितना करीब इसराइल उनके आ चुका है, पाकिस्तान के और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो आपको पता है, सबको पता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो इस वजह से भारत इस वक्त एक नेचुरल इत्तेहादी बन चुका है, चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे यूएई हो। लेकिन ये सारी चीजें ओवरनाइट नहीं होंगी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो इसको फिजल आउट करेंगे, पाकिस्तान को साइडलाइन किया जाएगा और भारत वहां पे अपना किरदार प्ले करेगा। लेकिन यहां पे मैं अभी आपको बताता चलूं कि भारत के अंदर जिस किस्म की ब्यूरोक्रेसी है, जिस किस्म की उनकी फौज है, सऊदी अरब की ख्वाहिश तो बहुत होगी कि वो दिफाई एतबार से वहां पे आके टेक ओवर करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सके
सकेगा, इसलिए कि उनकी अपनी जो फौज है वहां पे, जिस तरह जनरल साहब ने जिक्र किया, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं सिर्फ इतनी कि उनकी अपनी फौज के अफसरान से मैंने खुद बात की तो उन्होंने कहा कि आपके फौजी अफसर ये हलफ लेते हैं कि हम इस्लाम की हिफाजत करेंगे, इस्लाम के हम सोल्जर्स हैं, तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब की तो आप ऑटोमेटिकली हिफाजत करेंगे। तो ये सोच उनकी फौज में भी पाई जाती है। क्या वो भारत की फौज के साथ काम कर सकेंगे, ये अभी वक्त ही बताएगा। जुनेरा, देखिए, हमारा जो स्टाफ कॉलेज है और हमारी और भी जो एकेडमीज हैं, वहाँ से सऊदी अरेबिया के जो सारे सिपाही हैं, फौजी हैं, वो पास आउट होते हैं। हम वहाँ जाके इन्हें ट्रेनिंग देते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि सऊदी फ़ौज को खड़ा ही पाकिस्तान आर्मी ने किया है, जैसा भी ट्रेन किया है, कुछ अपनी कैपेबिलिटी भी तो होती है ना, आपको खुद भी तो लड़ने के काबिल होना चाहिए, सिखाने वाला तो सिखा देगा। तो वो कैपेबिलिटी उनकी है या नहीं है, जितना भी अभी तक उन्होंने सीखा है जंगें लड़ना और अपने आप को डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े करना, वो उन्होंने पाकिस्तान से ही सीखा है। अब उसके बाद अगर वो ये समझते हैं कि अभी भी उनको यमन में जंग के लिए पाकिस्तान की फौज की जरूरत है या थी, इट सेज अ लॉट अबाउट देयर कॉम्पिटेंसी कि वो अभी भी इस काबिल नहीं है कि अपनी जंगें ऑन देयर ओन लड़ सकें। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि अगर वो शौक से करें, जरूर करें। हाईएस्ट सिविल अवार्ड उन्होंने मोदी को दिया है आफ्टर पुलवामा। तो अगर दे आर शिफ्टिंग देयर आइडियोलॉजी फ्रॉम इस्लामिक सेंट्रिक कंट्री जहां पे हरीमैन शरीफैन है और वो उसके कस्टोडियंस हैं, लेकिन पॉलिसीज वो फॉलो करेंगी जो भी उनको इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में सूट करती हैं, तो फिर मुसलमान ममालिक को भी सोचना पड़ेगा कि हमने सऊदी अरेबिया के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, स्पेशली इफ दे आर ऑलरेडी नेगोशिएटिंग या एक्सेप्टिंग इजराइल। तो चीजें बड़ी तेजी से चेंज हो रही हैं और सऊदी अरेबिया के लिए एक पोजीशन लेना कोई इतना आसान नहीं होगा, चाहे वो कल्चरल रेवोल्यूशन ले आए या जो कुछ भी कर लें। दूसरी चीज, जहां तक यूएई का ताल्लुक है, यूएई के लिए कंपैरेटिवली आसान है डिसीजन मेकिंग। इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, इंटरेस्ट बेस्ड उनकी डिप्लोमेटिक टाइज हैं। पहले भी इंडियंस के साथ उनको ज्यादा फायदा था, अभी भी ज्यादा फायदा है। लेकिन इसमें मैं फोकस इस चीज पे करूंगी कि हम उन लोगों से ऑयल लेते हैं, हम उन लोगों से पैसे लेते हैं, हम उन लोगों के ऊपर रिलायंस रखते हैं और उसके जवाब में अगर उन्हें स्ट्रेटेजिक और डिफेंस की सपोर्ट देते हैं, तो इसका मतलब है हमने सही कैश नहीं कराया अपनी इतनी बड़ी सपोर्ट को कि आज हमें ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। तो सोचना और समझना यह है कि आज की बात नहीं है, हमेशा से कंट्रीज इंटरेस्ट बेस्ड फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। कल तक उनको हमारी जरूरत थी, आज शायद ना हो, लेकिन ये हमने डिसाइड करना है कि हमने अपनी रेलेवेंस इंटरनेशनल ऑर्डर में कैसे रखनी है और जियो स्ट्रेटेजिक अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स के साथ अपने आप को दुनिया में रेलेवेंट कैसे। मतलब आप अग्री कर रही हैं कि इस किस्म के बयान से निकलकर अब हमें कुछ आगे की हिकमत अमली पर जाना होगा, राइट जुनेरा? डेफिनेटली। मुसम्मिल साहब, देखिए, हमें एक बड़ी है कि हम ना अगले की गलती बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम हर वक्त ये सोचते हैं कि अगले ने क्या गलती की है। आप देखें, इमरान खान पावर में आए तो सबसे ज़्यादा इमरान खान को सपोर्ट किसने किया? सऊदी अरब और यूएई ने। $3-3 बिलियन दिए, डेफर्ड ऑयल पे पेमेंट की, डेफर्ड ऑयल दिया। MBS भी यहाँ आए, दुबई के हुक्मरान भी यहाँ आए और हमने बड़ी शानदार दुनिया में शॉफर डिप्लोमेसी को मुतारफ़ कराया। और उस शॉफर डिप्लोमेसी के हमने बहुत कसीदे पढ़े कि हमने दुनिया में अब नई डिप्लोमेसी ले आए हैं, शॉफर डिप्लोमेसी। और उसके बाद हमने उनसे पैसे भी लिए। पैसे लेने के बाद हम न्यूयॉर्क पहुंचते हैं और हम महातीर मोहम्मद और तैयब एर्दोगान के साथ बैठ जाते हैं कि हमने इन अरबों के खिलाफ इत्तेहाद बनाना है। भाई, अभी तो आप उनसे पैसे लेके आए हैं, ऑयल लेके आए हैं, वो आपके मुल्क में आए हैं, उन्होंने इस रजीम को वेलकम किया है, आपने उनका दौरा किया, उन्होंने रेसिप्रोकेट किया उस दौरे का, उनको CPEC में शामिल करने की बात हुई है। वो हम हैंड इन ग्लव्स थे। न्यूयॉर्क प्राइम मिनिस्टर गए, एकदम उनका मूड बदल गया, उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो अरबों के खिलाफ इत्तेहाद बनाना है। उसके बाद आप आज यमन की यहाँ बातें करें, यमन इज द क्लोज चैप्टर। उसके बाद हमें पैसे मिले, उसके बाद वो यहाँ आए, शॉफर डिप्लोमेसी हुई, कमाल दोस्ती हुई, हम गए, वो आए, बेहतरीन ताल्लुकात थे। यमन तो क्लोज चैप्टर था। खराबी कहाँ से हुई? खराबी वहाँ हुई जहाँ आप महातीर और तैयब एर्दोगान के साथ बैठ गए, इनसे पैसे लेके, कि कोई भी किसी से पैसे लेकर, मैं अभी नासिर बेग चुगताई साहब से पैसे लूँ और जनरल अमजद साहब के साथ बैठ के नासिर बेग चुगताई साहब के खिलाफ बातें करना शुरू कर दूँ, तो नासिर बेग चुगताई साहब का रद्द अमल क्या होगा? वही होगा जो UAE और सऊदी अरब का है। हम अपनी गलती की तरफ कभी देखते नहीं है, हम अगलों में कीड़े निकालने की हमने बड़ी, हमसे स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई। हम मलेशिया जा भी ना सके,
हम अपने पाँव पे भी ना खड़े हो सके और हमने अरबों को भी नाराज कर दिया। ना घर के रहे ना घाट के रहे, और आज हम कहते हैं कि जी उन्होंने भारत को बड़ी तरजीह दे दी है। भाई भारत ने तैयब अर्दगान और महातीर के साथ बनाया अरबों के साथ करने के लिए, और अभी भी सूरत हाल वैसी है। बजाय इसके कि हम मजीद इस किस्म के बयान सुने कि हालात ऐसे हैं, मामला बेहतर हैं, दोनों के दरमियान बेहतरीन किस्म की डिप्लोमेसी चल रही है, उससे आगे निकलकर हमें सोचना होगा। हाल ही में वज़ीर ख़ारजा ने यूएई का दौरा किया है, लेकिन वहां पर भी जिस दौरे के हवाले, जिस मुलाकात को शेड्यूल करके वो गए थे, हमें वो नताइज उस तरह से नहीं मौसूल हो सके। सऊदी अरब को भी हमने 2 अरब